नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, अन्ना फ्रॉइड का काम, अहम और रक्षा के तंत्र। हाँ, द ईगो एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस, 1936 की ये किताब। बिल्कुल। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो अहम है, मतलब ईगो, वो खुद को मुश्किल भावनाओं और चिंता से बचाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स। सही। और ये समझना जरूरी है कि अहम सिर्फ हमारा मैं नहीं है, ये लगातार काम कर रहा है, संतुलन बना रहा है। संतुलन किस चीज के बीच? हमारी जो मूल इच्छाएं हैं, फ्रॉइड जिसे इड कहते हैं, और जो बाहरी दुनिया की मांगे हैं या फिर हमारे अपने अंदर की नैतिकता, सुपर ईगो, इनके बीच ये एक तरह का मैनेजर है। अच्छा, तो ये मैनेजर जब दबाव बढ़ता है तो क्या करता है? यहीं पर वो रक्षा तंत्र आते हैं। बिल्कुल। जब चिंता बढ़ती है या कोई भावना बहुत ज्यादा परेशान करती है तो अहम कुछ तरकीबें इस्तेमाल करता है, और ये ज्यादातर अचेतन होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब अनजाने में? हाँ बिल्कुल, अनजाने में ये असलियत को थोड़ा सा मोड़ देती हैं ताकि हम ठीक महसूस कर सकें। सबसे अहम वाला तो शायद वो है दमन, रिप्रेशन। हाँ, वो बहुत जाना माना है। इसमें जो विचार या यादें बर्दाश्त नहीं होती, अहम उन्हें चेतना से बाहर कर देता है, जैसे कोई दर्दनाक वाकया भूल जाना। जैसे वो हुआ ही नहीं। लगभग वैसा ही। लेकिन एना फ्राइड ने और भी कई बताए जो बड़े दिलचस्प है, जैसे आक्रमणकारी के साथ पहचान, आइडेंटिफिकेशन विद द अग्रेसर। ओह, ये क्या है? इसमें व्यक्ति, खासकर बच्चा, जिससे डरता है, अनजाने में उसी की तरह बर्ताव करने लगता है, उसी की आदतें अपना लेता है। अच्छा, जैसे अगर कोई टीचर बहुत सख्त है तो बच्चा घर आकर हाँ, या तो अपने खिलौनों पर या छोटे भाई बहनों पर वैसी ही सख्ती दिखाए। ये डर को काबू करने का एक तरीका है, भले ही अजीब लगे। वाकई अजीब है। और एक है कल्पना में इनकार, डिनायल इन फैंटेसी। ये भी बच्चों में आम है। मतलब वो सोचे कि सब ठीक है, हम सब घूमने जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक तरह का बचाव है। फिर एक और है जो थोड़ा जटिल है, परोपकारी समर्पण, एल्ट्रुइस्टिक सरेंडर। परोपकारी समर्पण, ये कैसा बचाव है? इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबा देता है और दूसरों की इच्छाओं या सफलताओं में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। जैसे वो अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों की जरूरतें पूरी करने में लग जाए और उसी से संतुष्ट हो। अन्ना फ्रॉइड में शायद किसी गवर्नेंस का उदाहरण दिया था। हाँ बिल्कुल, एक गवर्नेंस जो खुद बहुत सादा रहती थी लेकिन अपनी मालकिन के बच्चों, उनके कपड़ों, उनकी पार्टियों में गहरी दिलचस्पी लेती थी, जैसे वो उनकी जिंदगी जी रही हो, अपनी इच्छाएं उन पर प्रोजेक्ट करके। पर ये सब करने की नौबत आती क्यों है? मतलब मूल कारण क्या है? मूल कारण है चिंता, एंजाइटी। और ये चिंता कई तरह की हो सकती है। जैसे? एक तो बाहरी दुनिया का डर, सजा का डर या किसी नुकसान का डर, इसे ऑब्जेक्टिव एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। दूसरी है सुपर ईगो वाली चिंता, मतलब अपने जमीर का डर कि कहीं कुछ गलत न कर दें, अपराध बोध। और तीसरी है कभी कभी अपनी ही इच्छाओं की ताकत से डर लगना कि कहीं ये इच्छाएं काबू से बाहर न हो जाए। अच्छा, तो इन सब से बचने के लिए अहम ये सारे तंत्र इस्तेमाल करता है। हाँ, इन्हीं चिंताओं से निपटने के लिए। और आपने कहा किशोरावस्था में ये ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, अन्ना फ्राइड ने इस पर काफी ध्यान दिया। किशोरावस्था में वैसे भी उथल पुथल ज्यादा होती है, इच्छाएं तीव्र होती हैं। तो वहाँ कैसे दिखते हैं ये? दो खास तरीके हैं। एक है अत्यधिक वैराग्य, एसीटिसिज्म। वैराग्य मतलब साधुओं जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। किशोर हर तरह की खुशी, मजे, जैसे संगीत, कपड़े, खाना पीना, सबसे परहेज करने लगते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई इच्छा जाग न जाए। और दूसरा? अत्यधिक बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें वो भावनाओं से बचने के लिए हर चीज पर बहुत ज्यादा सोचने, बहस करने लगते हैं। प्यार महसूस करने के बजाय प्यार के सिद्धांत पर बात करेंगे। हाँ, ये देखा है मैंने, भावनाओं से एक दूरी बना लेना। बिल्कुल, हर चीज को एकदम अकादमिक बना देना। तो कुल मिला के अन्ना फ्रॉइड हमें बता रही हैं कि हमारा मन, हमारा अहम कितना ज्यादा सक्रिय है, पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। सही कहा।
ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। हमारे रिश्तों में हम कैसे तनाव झेलते हैं, सब में इनकी भूमिका है। और ये जानना कि ऐसा होता है शायद हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। जब हम अगली बार किसी को अजीब तरह से बर्ताव करते देखें या खुद को ही किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते पाएं, तो शायद हम सोच सकते हैं कि कहीं कोई रक्षा तंत्र तो काम नहीं कर रहा। हाँ, और शायद इससे थोड़ी सहानुभूति भी पैदा हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये सोचने लायक बात। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई काफी कुछ सिखा सकता है। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।